हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रास क्लासेस। रविंद्रास क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, हमने इससे पिछले वाले जो है ना क्लास में आपको इंटरफेरेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। वाईडीएस के भी क्वेश्चंस थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस कराए थे वो। जिन लोगों ने भी उसको नहीं देखा है तो प्लीज उन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, करिए और समझिए, वो बहुत जरूरी है। ऑप्टिक्स में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो उनको सबसे पहले आप जो मैंने कराया हुआ है थ्योरी उसको ढंग से पढ़िए, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को करिए। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखो बेटा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब करो, और जो जो नए आए हैं इस चैनल पर वो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, अब हम बेटा आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। देखो, हम सभी जानते हैं कि जो है ना लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी इसका पाथ कैसा होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है लाइट का। अब हमने लाइट का एक सोर्स है, और लाइट के सोर्स के यहाँ पर ये लाइट का सोर्स है, और ये जो है ना हमारा क्या है, स्क्रीन है। इसके बीच में कोई जो है ना हमने एक ओपेक ऑब्स्टकल रख दिया, या जो है ना क्या है, एक अपर्चर रख दिया। तो हमने ये अपर्चर वाला केस बताया और ये आपका ऑब्स्टकल वाला केस है। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑब्स्टकल है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर अपर्चर हमने रख दिया है लाइट ऑफ सोर्स यानी सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में, तो यहाँ पर एक क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर इल्यूमिनेशन होता है, ये दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर आपको लाइट नजर आएगी और यहाँ इससे ऊपर कोई लाइट नहीं नजर आएगी। और अगर आपका ऑब्स्टकल रखा हुआ है तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है ना एक ये ज्योमेट्रिकल जो है ना ये शैडो कास्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं नजर नहीं आएगा, और इससे ऊपर जो है ना इस हिस्से में क्या आएगी आपकी, यहाँ पर लाइट नजर आ रही है, और ये भी लाइट नजर आएगी, नीचे की तरफ भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर देखो, ये आपकी ये लाइट है, और ये शैडो वाला पोर्शन बन गया है, और ये फिर ये लाइट है आपकी, नजर आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लाइट ऑफ सोर्स और स्क्रीन के बीच में कोई भी एक ओपेक ऑब्स्टकल या अपर्चर रख देते हैं तो क्या होती है, लाइट अपने जो है ना रेक्टिलिनियर पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन को ही हम जो है ना डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस डेविएशन को क्या बोलते हैं हम? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 9th-10th में जो भी पढ़ाया जाता है तो वो यही पढ़ाया जाता है कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो अपने पास से डेविएट होने को ही किसी भी ऑब्स्टकल या अपर्चर के कॉर्नर के थ्रू जाती है, तो अपने पास से डेविएट हो जाती है। और दिस डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसी को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैंने बता दिया है आपको कि ये जो है ना अपर्चर के साथ पोजीशन बनती है। अपर्चर के साथ में क्या होता है, या बीच पर आपका इल्यूमिनेशन होता है और ऊपर नीचे कोई लाइट नहीं होती है। जब आपका ऑब्स्टकल होता है तो क्या होता है, यहाँ पर आपकी ये शैडो और ऊपर नीचे लाइट होती है। इज दैट क्लियर? तो ये डिफ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये डिफ्रैक्शन जो है ना अकर कब करता है, इसके लिए कुछ जो है ना कंडीशंस होती हैं। तो इसके लिए जो है ना एक ग्रेमेल्डी इटली का एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था। इटली के साइंटिस्ट ने, कहाँ के साइंटिस्ट ने? इटली का साइंटिस्ट था। ठीक है, अब चाहो तो मैं लिख देता हूं। इटली के साइंटिस्ट ने बताया था, नाम क्या था उसका? ग्रेमेल्डी। ये भी लिख देते हैं, तो मैं जरा इसको क्लियर से कर देता हूं। पहले साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, कहाँ का था ये? इटली का था। ठीक है भैया, आपके समझ में आ गया होगा। ये साइंटिस्ट था। अब इसने क्या बताया था कि ये डेविएशन होता है ना लाइट का, ये तब होता है जब अपर्चर और ऑब्स्टकल का साइज क्या होता है, इट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी इसका साइज जो होता है वो वेवलेंथ के, जो लाइट की वेवलेंथ है उसके क्या होना चाहिए, उसके जो है ना कंपेरेबल होना चाहिए। तो डिफ्रैक्शन कब अकर करता है? तो डिफ्रैक्शन occurs when the size of obstacle or aperture is of the size of
is of the size of wavelength of light. क्लियर है? यानी लाइट की जो वेवलेंथ है ना, उसके क्या होना चाहिए, साइज का होना चाहिए। ठीक है बेटा, तभी जो है ना ये आपका क्या करेगा, लाइट अपने जो है ना स्ट्रेट लाइन पाथ से क्या होती है, डेविएट होती है। ठीक है, ये मैंने यहां पर आपको अच्छे से समझाया है, साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, देखिए यहां पर दिखाया गया है कि ये साइज है आपका। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था ना, अपर्चर और ऑप्टिकल दोनों दिखाए थे। तो ये अपर्चर का साइज बहुत बड़ा है लाइट की वेवलेंथ से। तो यहां पर जो है ना राइट का पाथ कैसा हो रहा है, बिल्कुल जो है ना पाथ कैसा है, रेक्टिलिनियर पाथ हो रहा है आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ है। और जैसे जैसे साइज को छोटा करते जा रहे हैं, और जब भी साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो रहा है ना, तो आपका क्या होता है, लाइट अपने रेक्टिलिनियर पाथ से जो है ना डेविएट हो रही है। ठीक है, तो लाइट का यहां पर क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन अकर कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर लाइट का क्या हो रहा है बेटा, डिफ्रैक्शन अकर कर रहा है। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, जो भी आपके क्या होते हैं, अपर्चर और ऑप्टिकल जो मिलते हैं जनरली, उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो साउंड की और जो है हमारी क्या होती है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग उस साइज की होती है। तो जो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ना, वो साउंड वेव्स और हमारी क्या होता है, रेडियो वेव्स में बहुत ही कॉमन हो जाता है। लेकिन जो है ना विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है ना बहुत कम होती है। तो इस साइज के ऑप्टिकल और अपर्चर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट वेव्स के केस में काफी कम होता है ना, रेयर होता है आपका। ठीक है ना, अब आपको पता तो है ही कि विजिबल जो लाइट है ना, विजिबल लाइट की क्या होती है, रेंज आपको मालूम होगी सबको, 4000 से 7500 टंगस्ट्रम तक की होती है, ये इसकी रेंज होती है विजिबल लाइट की। तो इस साइज का ऑप्टिकल और अपर्चर मिलना आपका थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन इज वेरी कॉमन। कहां पर होता है, इन केस ऑफ साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो क्लियर है आपका? ठीक है, देखो बेटे अब हम बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन को जो है ना स्टडी किया दो साइंटिस्टों ने, एक फ्रेस्नेल ने और दूसरा फ्रॉनहोफर ने। यहां पर हमने आपको ये दिखाया गया है। ठीक है आपका, देखिए बेटा, फ्रेस्नेल ने ये बताया, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहां पर अकर करता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में होता है या तो लाइट का जो सोर्स है और स्क्रीन है, या दोनों ही, ये फाइनाइट डिस्टेंस पर होने चाहिए। किससे, आपके जो भी अपर्चर या ऑप्टिकल है उससे। तो ये आपका क्या होगा, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होगा। देखो यहाँ पर वेव फ्रंट की भी बात आ रही है, तो जब आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है तो फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन अकर करता है। या आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। लेकिन जब आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा तो वहां पर आपका फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन अकर करता है। तो फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन कहां पर होता है, जैसे मान लीजिए सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हो रहा है, डबल स्लिट से हो रहा है, या ग्रेटिंग से हो रहा है, तो वहां पर ये फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता है। फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में जो सोर्स ऑफ लाइट होता है और स्क्रीन, बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल और अपर्चर। ऑप्टिकल और अपर्चर से दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अकर करते हैं। देखिए जब आपका सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, काफी दूरी पर होंगे, तो इसको स्टडी करने के लिए जरूरी है कि आपको स्क्रीन पर लाने के लिए पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन पर लाने के लिए पैटर्न को आपको एक कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेटा इस एक्सपेरिमेंट को आप कहां पर कर रहे हो, लैब वगैरह में करोगे, तो फिर जरूरी है कि वहां पर यहां पर भी है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस, और यहां उसके फोकस पर क्या रखेंगे, सोर्स रखेंगे। वो मैंने अगले आपको फिगर में दिखाया गया है अच्छे से, यहां पर इसको समझाया गया है कि ये आपका जो है ना क्या है, दिखाया गया है, सिंगल स्लिट है, इसकी ये विड्थ है, यहाँ पर ये लेंस कन्वर्जिंग, इसके फोकस पर सोर्स रखा है। तो रिफ्रेक्टेड जो आपका वेव फ्रंट होगा वो आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ फिर इसको स्क्रीन पर लाने के लिए फिर एक कन्वर्जिंग लेंस लगाया गया है। तो ये आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। यहाँ पर हमने ये बता दिया आपको। तो डिफ्रैक्शन को दो साइंटिस्ट ने अच्छे से स्टडी किया था, एक फ्रेस्नेल ने और फ्रॉनहोफर ने। फ्रेस्नेल ने डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया उसने कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल ने बताया कि डिफ्रैक्शन म्यूचुअल इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है डिफ्रैक्शन? म्यूचुअल इंटरफेरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट।
यानी एक ही वेव फ्रंट के दो डिफरेंट पार्ट से आने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं उनमें जो सुपरपोजिशन होता है तो उसकी वजह से जो लाइट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है वही डिफ्रैक्शन कहलाता है आपका। ये फ्रेस्नेल ने डेफिनेशन दी, तो आपको यही डेफिनेशन समझनी चाहिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, it is the mutual interference between the secondary wavelets coming from two different parts of the same wave front। जबकि इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली वेव सुपर इम्पोज करनी चाहिए। समझ में आ गया? ये क्लियर है? मेरे ख्याल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने लिख दिया और ये बता भी दिया आपको, ठीक है। ज्यादा स्लिप पेन कर रहा था तो इसलिए इसको टाइप करके ही आपको समझा दिया है कि ये बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा और बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो रही है। अब आपकी क्लास में आता है आपका जो आपके सिलेबस में वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। ये फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन है। देखो डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को हम जो है ना घर पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक ट्यूब लाइट है या बल्ब की लाइट है, मेरे ख्याल ट्यूब ज्यादा अच्छी है, तो आप दो जो है ना सेविंग ब्लेड्स जो आते हैं उन ब्लेड्स को क्या करेंगे आप बेटा, उन सेविंग ब्लेड्स को इस तरीके से जो है ना मिलाइए उनके एजेस को, और इतना मिला लीजिए कि जो आपका जो अपर्चर है ना उसमें गैप, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के जब जैसे ही बराबर होने लगेगा आपको, तो फिर आपको क्या है, आपको ब्राइट और डार्क बैंड्स नजर आने लगेंगे, वही डिफ्रैक्शन है। तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्लास सिलेबस में है आपके में जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन है। अब मान लीजिए लेबोरेटरी में आपको कहीं एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि एक कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर लगाएंगे, उसके फोकस पर सोर्स ऑफ लाइट जो भी है वो रखेंगे, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपका क्या होगा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। जब ये एक स्लिट के ऊपर गिरता है तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ से जो है ना इसका ये सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, सीधी, ये लेंस लगा दिया तो यहाँ पर ये होकर के डेबिट एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, तो सेंटर स्पॉट आपका क्या होता है, ब्राइट बैंड मिलता है। अब मान लीजिए हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि थीटा एंगल पर जो भी आपकी क्या है रेज यहाँ से डेविएट हो रही है वो एक पॉइंट पी पर मिलती है, तो हम देखेंगे कि पॉइंट पी पर कब आपका जो है ना ब्राइट बैंड और कब आपका डार्क बैंड मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें हमने जो सोर्स लिया है वो आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किया है। क्या यूज किया बेटा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किया है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए हमने कौन सा सोर्स यूज किया है, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ का, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब देखिए इसकी जो है ना हम अब डिस्कस करते हैं कि कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमास क्या होती है और कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास क्या होती है, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट्स का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है ना। तो अब हम आपको अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर आएंगे आपको कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। आपको सेकेंडरी मिनिमा कब मिलेगा ये आपको समझना है, ठीक है। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है बेटा। देखिए यहां पर हम सबसे पहले पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पीछे इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि जब पार्ट डिफरेंस क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। जब आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो आपको क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में क्या मिल रहा है आपने, तो पहले पार्ट डिफरेंस करिए। देखिए यहां से जो वेव जा रही है ये यहां पर पहुंची और ये यहां से ऐसे पहुंची, तो यहां से और ए और बी से जाने वाली वेव्स में जो थीटा एंगल पर डेविएट होकर के जा रही है उनके बीच में ये बी एन पार्ट डिफरेंस है। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया आपका, बी एन। अब बी एन को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा देखो ए क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट है, ये थीटा एंगल है, तो बी एन की वैल्यू ए साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, कौन सी वेव्स है आपकी, सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, ए साइन थीटा, ठीक है बेटे। अब हमने क्या ले लिया, व्हेन ए साइन थीटा को हमने लैम्डा के बराबर लिया, तो जैसे ही हमने लैम्डा के बराबर लिया तो मिलना क्या चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था यहां पर क्या आपका ब्राइट बैंड, लेकिन मिल गया डार्क बैंड।
तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात हो गई। तो फ्रॉनहोफर को लगा कि ये कैसे हो गया, तो फिर उसने कहा कि ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अभी हमने ए और बी से जो है ना यहां से जाने वाली वेव्स देखी है भाई। यहां से अगर इनको इस स्लिट की विड्थ को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, ए सी और सी बी में, तो यहां से और यहां से जाने वाली वेव्स में तो पार्ट डिफरेंस λ/2 का ही रह जाएगा ना। तो उसने कहा कि टू एवरी पॉइंट इन अपर हाफ देयर इज ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन लोअर हाफ फ्रॉम वेयर द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी हैज ए पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डार्क बैंड हियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कैसे एक्सप्लेन किया कि उसने पूरी स्लिट की जो आपके क्या था ये विड्थ थी, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लिया। तो फॉर एवरी पॉइंट इन अपर हाफ देयर इज ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन लोअर हाफ फ्रॉम वेयर द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी क्या है उनके बीच में, पार्ट डिफरेंस λ/2 का है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डार्क बैंड। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा? तो आपको मिनिमा मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगी। ये कंडीशन ऑफ सेकेंडरी क्या हो गई आपकी? मिनिमास हो गई। तो कंडीशन क्या आ जाएगी? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है ना बेटे? ये कंडीशन आ गई आपकी। अब क्लियर हो गया होगा एन की वैल्यू क्या होगी, वेयर एन इज इक्वल टू आपका 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा डालेंगे ना, ये आपने वैल्यू डाल दी। अब ठीक है, अब आपको आती है कि कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास क्या होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम की क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैक्सिमास लिख लीजिए, ठीक है ना, ये मैक्सिमम लिख लीजिए, एक ही बात है। तो अब क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो यहां पर पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? ए साइन थीटा ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑड में 2n+1 क्या कर दिया आपने? λ/2 कर दिया। अब यहां पर 2n-1 नहीं कर सकते थे, n की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा, ये चल रहा है ना आपका, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है ना आपके अच्छे से? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब हम इसको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये कभी कभी जो है ना पेन थोड़ा स्लिप ज्यादा कर जाता है ये समझ लेना आपको, ठीक है? अब देखिए बेटा, पहला आपका सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पर मिलेगा? 3λ/2 पर। क्यों? सेंटर स्पॉट ब्राइट हो गया आपका। सेंटर स्पॉट ब्राइट होने के बाद आपको क्या मिला? पहला मिनिमा मिल रहा है लैम्डा डिस्टेंस पर। तो 0 और लैम्डा के बीच में तो आपका कोई हो नहीं सकता, इसलिए पहला आपका कहां पर मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा 3λ/2 पर। तो अदर पोजीशंस कहां पर हो जाएंगी आपकी? फिर 2 डाल देंगे तो 5λ/2 पर, 3 डाल देंगे तो 7λ/2 पर। इस तरीके से आपको मैक्सिमास मिलते चले जाएंगे। और यहां पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमास की मैं हमने आपको बता ही दिया है कि मिनिमास में क्या होना चाहिए आपका? ये साइन थीटा की वैल्यू n लैम्डा होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है ना, उसमें क्या होता है कि यहां पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के साथ भी हमें सारी ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी सेम नहीं मिलती है। तो उनकी क्या होती है? सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। देन वी गेट द मैक्सिमास ऑफ शार्पली डिक्रीजिंग इंटेंसिटीज। उसके बाद जितने भी मैक्सिमास होते हैं ना, वो शार्पली डिक्रीजिंग इंटेंसिटीज के होते हैं। देखो ये यहां पर आपको समझाया गया है। ये देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है पहले वाले की। उसके बाद जो है ना फिर आपका क्या आ रहा है? ये सेकंड, कितना फर्क पड़ गया इसके, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है शार्पली, ठीक है ना बेटा? ये है। और यहां पर आपकी विड्थ भी जो है ना क्या होती है? आपको अनइक्वल मिलती है, ठीक है ना? तो ये हमने आपको समझा दिया है। इतना समझ में आ गया आपका? ठीक है। अब हम निकालेंगे कि यहां पर जो आ रही है क्या आ रहा है? ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालेंगे। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे? वो फिगर यहां पर आपको अच्छे से समझाई जा रही है तो समझ में आई गई होगी। देखिए हम यहां पर करते हैं कैलकुलेशन आपकी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है? देखो बेटा इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये होता है सेपरेशन बिटवीन
फर्स्ट टू डार्क मिनिमास या फर्स्ट टू डार्क बैंड्स, कुछ भी बोलिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट टू मिनिमास ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या होता है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमास ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है बेटे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, मैंने ये एक्स एक्स मार्क किया है यहां पर। ये मान लीजिए थीटा एंगल है, तो थीटा कितना होता है, तो हम पहले यहां पर लिखेंगे फ्रॉम द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमास क्या मिलता है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही तो आपका फर्स्ट मिनिमम मिलेगा आपको। ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा, और साइन थीटा कितना हो गया बेटा, लेमडा अपॉन ए। देखो जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है। व्हेन थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या आ गया बेटा, थीटा लेमडा अपॉन ए हो गया। ठीक है, तो जो एंगुलर विड्थ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 थीटा के बराबर। एंगुलर विड्थ कितनी हो गई आपकी, ये थोड़ा एंगुलर विड्थ ये आपकी 2 थीटा हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया एंगुलर विड्थ का। अब हमें निकालनी है लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ में क्या हो जाएगा, देखिए हमने पीछे वाले फिगर में आपको समझाया है कि ये यहाँ पर x है, ये x है, और जरा आप यहाँ पर इस पर देखिए जरा अच्छे से कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d ली हुई है हमने इसलिए, और ये x लिया हुआ है, तो आपके लिए आसान हो गया ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो x अपॉन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस ये मैंने इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ से। तो फ्रॉम द फिगर, कौन सी फिगर, जो आपके कहां पर है, आपकी ये वाली फिगर है, समझ में आ गया ना। इस फिगर का नामकरण कर दीजिए फिगर, इसको लिख देते हैं आपका 2.4। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम द फिगर 2.4, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, x अपॉन कैपिटल डी। ठीक है ना, और 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन कैपिटल डी। ठीक है बेटे, अब क्या आ जाएगा, और तो यानी 2x अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा अपॉन ए, और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2d लैम्डा अपॉन ए। ठीक है ना, 2d लैम्डा अपॉन ए। हाँ तो ठीक है बेटा, हमने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपको बता दी कि ये कितनी होती है, 2d लैम्डा अपॉन ए। देखिए अब ये डिफ्रैक्शन हमने आपको बता दिया, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन था। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम कराते हैं। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। सिंगल स्लिट का मतलब डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट का मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम आपको बताते हैं, लेट ए बी द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट। ए क्या होती है आपकी, विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट होती है। ठीक है, ये हमने अभी आपको कराई थी। ठीक है ना बेटा, सिंगल स्लिट। ठीक है, तो अब देखिए तो इसकी टोटल एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल एंगुलर विड्थ
टोटल एंगुलर विड्थ 2 थीटा होती है। 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 लैम्डा अपॉन ए हो गई ना। अब देखिए इसमें इसी विड्थ में कितना बनना है? 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न। तो आप लिखेंगे फॉर 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, डबल स्लिट कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा बेटा 10 मैक्सिमा के लिए? तो टोटल एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी उनकी फॉर 10 मैक्सिमा? ये हो जाएगी 2 थीटा इज इक्वल टू 10 लैम्डा अपॉन डी हो जाएगी। ठीक है ना बेटे? आ गया समझ में? इसको नंबर 1 मान लीजिए, इसको नंबर 2 मान लीजिए। अब आप 1 और 2 से क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट? आपका आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू 10 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटा, इससे 5 टाइम्स कट गया लैम्डा से लैम्डा, तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी अपॉन 5। इस अच्छा क्वेश्चन में आपको डी नहीं मालूम है तो आप डी स्टैंडर्ड 1 मिलीमीटर यूज करेंगे। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2 मिलीमीटर, यानी इतनी विड्थ होनी चाहिए उसकी। समझ में आ गया? तो आंसर आपका क्या आ गया? ए इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था, इसलिए हमने इसको करा दिया है। अब आज का जो है ना लेक्चर है यहीं पर हम क्या करते हैं बेटा, समाप्त करते हैं। अब आगे हम कराएंगे आपको, देखिए सीबीएसई का जो सिलेबस था उसमें जितना भी ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स थी वो हमने सब कवर कर लिए। कुछ अदर बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड वगैरह, वहाँ पे थोड़ा सिलेबस और ज़्यादा है, तो उसके लिए हम एक अलग लेक्चर देंगे और एक अलग जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो बाद में दे देंगे। अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो वेव ऑप्टिक्स का ही होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं उनको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ बेटे, एक बात, जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो इसको सब्सक्राइब करिए और क्या है, शेयर और लाइक भी करिए इसको, ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और आप अच्छे से इसको कर पाए। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।